Good morning, students. Today we'll discuss about the law of electrolysis. और ये law of electrolysis given by the Faradays. तो Faradays ने two laws दिए हैं. तो today we discuss about the first law of Faradays. Faraday का first law की बात करते हैं हम. देखिए इसमें क्या बताया है, द अमाउंट फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो अमाउंट जो डिपॉजिट होगा, सपोज कर लीजिए एक हमने ये ले लिया आपका एक इलेक्ट्रोलाइट लिया. इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट कोई भी आपने लिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो है आप ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक चार्ज ही हो जाएगा आपका पॉजिटिव और दूसरा ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट. तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीजें होती है कि एक तो कैटाइन होते हैं, एक कैटाइन एनाइन होते हैं. तो एनाइन क्या होता है आपका, विच हैव द नेगेटिव चार्ज, और कैटाइन क्या होता है, विच हैव द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द कैटाइन, राइट. अब ये जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है, अब जब गैस हम इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट टॉपिक्स में, लास्ट पीरियड्स में आपने पढ़े थे, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे, तो वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे, दे विल बी डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड्स. तो वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे. कहाँ डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रोड पे. तो वही यहाँ लिख रहा है, देखते हैं क्या लिखा है, द अमाउंट या मास, जो मास, कितना मास यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, ये हम कैसे पता करेंगे. तो द अमाउंट या मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ द गैस लिबरेटेड. अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड यहाँ पर हो सकता है कि ये जो कैटाइन हो, दैट इज द हाइड्रोजन. तो यहाँ पर क्या गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. तो इन द केस ऑफ गैसेस में क्या होगा, लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूशन और मेल्ट फॉर्म. ये सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, और मेल्ट फॉर्म में भी हो सकता है. ये मेल्ट फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म बोथ वी डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे कि मेल्ट फॉर्म कैसे होगी. जैसे NaCl का हमने एक मेल्ट फॉर्म बताया था आपको, तो प्रोडक्ट डिफरेंट थे. फिर दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, एक एक्वस सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रोलिसिस का बताया था, तो वहां प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट थे, राइट ना. तो इसलिए यहाँ पर, तो इसको हम दूसरे हम क्या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. चार्ज क्या होता है, Q. अब देखते हैं थोड़ा सा इसका, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो W क्या हो गया, दैट इज द मास ऑफ द या अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था भाई, Q के. Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. अब Q आपने सुना हो, समझा होगा, देखा होगा कि Q क्या है. Q इज द करंट, मतलब चार्ज हो गया. और चार्ज क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज को दूसरा क्या होता है, Q इक्वल टू IT. आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू IT. I क्या है, करंट पास, और T टाइम, ठीक है ना, कि एक पार्टिकुलर टाइम में कितना करंट पास होगा, दैट इज द Q. क्लियर, ये चीज समझ आ रही होगी आपको. अच्छा, तो वी कैन राइट कि W इक्वल टू
IT. We can write here IT. क्लियर? जो Q की जगह पे हमने IT भी राइट किया. अच्छा, when we remove the sign of proportionality, then we take any constant. तो we take here the Z, that is the constant. ये भी आपका ZIT हो गया यहाँ पर. अब Z क्या है? Z यू में राइट हियर Z इक्वल टू ECE. ECE क्या हो गया? व्हाट इज द ECE? Z क्या है यहाँ पर? ECE. अब ECE क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट. राइट. तो यहां पर ये जो हमारा फार्मूला बन गया क्या? ये वाला. बोर्ड में इस फार्मूले से क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. अब देखिए Z यहां पर आपको पता चल गया कि ECE हो गया, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया. लेकिन कैसे आप फाइंड कैसे करोगे इसको? हाउ विल यू फाइंड दिस? कैसे आप पाएंगे इसको? कैसे आप इसको Z को निकालेंगे? तो Z का एक तरीका है कि एटॉमिक, देखिए we can write this Z may be here Z equal to equivalent mass upon n factor n factor into Faraday constant. अच्छा, फेराडे कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? आपने देखा होगा. तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास. यहाँ पे W यू कैन राइट हियर W, और यू कैन राइट हियर मास, मोलर मास लिख सकते हैं मास. M यू कैन राइट हियर M. n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड, या वी कैन से कि द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द n फैक्टर. क्या हो गया? चेंज इन द n फैक्टर क्या हो गया? कि चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या हो गया? n फैक्टर. दूसरा मैंने क्या बताया था? चेंज इन द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. ठीक है ना? और फैराडे कांस्टेंट क्या हो गया? तो n फैक्टर को हम n लिख लें यहाँ पर, और फैराडे कांस्टेंट के लिए C लिखते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पर C की जो वैल्यू रहती है दैट इज मोस्टली कितनी रहती है? अदरवाइज तो सबसे पहले क्वेश्चन में दी रहती है. अगर ना दी हो तो 96500 ये आप लगा देंगे. नाइन 6500 ये आपका हो गया n फैक्टर. क्लियर? तो यहां से इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स इसको फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे. मुझे लगता है कि सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी आपको. तो ये आपका क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया, और इससे आपके न्यूमेरिकल्स निकलेंगे. आप Z कहां से निकालेंगे? मैंने कहा था इक्विवेलेंट मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे
कांस्टेंट लगाते हैं, फैराडे कांस्टेंट क्या हो गया, C हो गया, और n फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर n मान लिया, और n फैक्टर के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, उसको भी n फैक्टर कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, मैंने कहा कि जो n फैक्टर किसे कहेंगे, द ऑक्सीडेशन, द चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको भी n फैक्टर कहते हैं। अच्छा, तो ऐसे समझ में हो सकता ना आए, एक इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखो एक न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिगार्डिंग, न्यूमेरिकल्स इज हियर। तो न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले t दिया गया है टाइम, तो वी कैन राइट गिवन t इक्वल टू 10 मिनट्स। कितना दिया है, 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स को इसको इक्वल कितना कर लेंगे, वी कैन चेंज दिस इनटू सेकेंड्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू हो गया 600 सेकेंड, राइट। आगे क्या कहता है, विद ए करंट ऑफ 1.5, जाहिर सी बात है डेट इज गिवन I इज गिवन, I कितना हो गया 1.5, ये पॉइंट क्यों नहीं ले रहा है, पॉइंट लेना चाहिए इसको, पॉइंट क्यों नहीं ले रहा है। 1.5 क्या हो गया, 1.5 एम्पियर, राइट। ये आपका 1.5 एम्पियर हो गया, राइट। दूसरा क्या, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है W, व्हाट विल बी द मास ऑफ। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है, आप कहो कि सर अभी आपने फॉर्मूला जो बताया था वो हम लगा देंगे, सीधे सीधे निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है और बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला आपने बताया था, देखिए W इक्वल टू Z I T, यही तो आपने बताया था। अब Z की वैल्यू यहां पर क्या निकालने के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। अब मोलर मास किसका है, कॉपर का है भाई, तो इसके लिए एक रिएक्शन लिखेंगे, CuSO4 है यहां पर। तो देखो CuSO4 में क्या होगा, Cu पॉजिटिव होगा, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा और क्या बन जाएगा, इसमें क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या करेगा, ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहां पर सबसे पहले तो कॉपर का जो मोलर मास होता है, अभी मैंने Z निकालना बताया था ना, तो Z में जो मोलर मास है कॉपर का वो 63.5 होता है, तो भाई 63, ये पॉइंट्स क्यों नहीं ले रहा है, क्या बीमारी है इसे, चलो राइट 63.5। अच्छा, फिर इसमें जो n फैक्टर की मैंने बात की थी, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देख रहे हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो अपान क्या लिख देंगे 2 इंटू। अच्छा, एक फैराडे कांस्टेंट का C की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, इसमें गिवन नहीं है, तो 96500
इंटू आई की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई, 1.5 इंटू टाइम कितना दिया गया है, 600 सेकंड। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैलकुलेशन के बाद में आएगा वो आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल किसी की कैलकुलेशन करी कराई आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। यू हैव टू डू योर सेल्फ द कैलकुलेशन। इसका रीजन क्या है कि जितनी आप कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन उतनी आपकी फास्ट हो जाएगी, और जब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे तो आपका पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे आपको सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको आप लिख लें, नोट कर लें और तैयार कर लें। इससे कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कई चीजें हैं, क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं। यहाँ पर जेड अगर पूछा जाए तो आई पूछा जा सकता है कि कितने एम्पियर, कितनी करंट उसमें पास करना पड़ेगा अगर इतना डिपॉजिट करना हो, मास गिवन होगा। तो कोई भी चीज एक चीज दी गई होगी और आपको वो पूछ लिया जाएगा, उससे आप कर देंगे। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, ओके।